चलिए अभी हम लोग यूज़ ऑफ यूज्ड पढ़ने वाले हैं। इसके बाद पढ़ेंगे यूज़ ऑफ डेयर और नीड। तो इन तीनों को अलग एक वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि इनको कहा जाता है, यूज़ को, डेयर को और नीड को, तीनों को मिला के बोला जाता है मार्जिनल मॉडल एक्सिलरीज। तो इससे पहले डिस्कशन हो चुका है कि मार्जिनल मॉडल एक्सिलरीज में, प्राइमरी एक्सिलरीज में और मॉडल एक्सिलरीज में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, तो फिर से एक बार रिमाइंड कर देते हैं कि प्राइमरी एक्सिलरीज में ये देखिए क्या आता है, इज एम आर आता है, हैज़ अब आता है, डू डज डिड आता है। इन सब के बाद में V1 V2 V3 V4 V5 आता है, यानी कि ये टेंसेज में इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद देखिए मॉडल एक्सिलरीज का क्या खासियत होता है कि ये हेल्पिंग वर्ब का काम करता है और इसके बाद हमेशा जब कभी भी आएगा तो V1 आएगा। ठीक है, आई कैन हेल्प यू, कैन आया है, फिर इसके बाद हेल्प, हेल्प क्या है, V1 है। और इसमें जो था ये प्राइमरी एक्सिलरीज, ये कभी मेन वर्ब के तौर पे भी आता था और कहीं पे एक्सिलरी वर्ब के तौर पे आता था। सो सी वाज अ नर्स, तो सी वाज अ नर्स में एक ही वर्ब है तो ये मेन वर्ब हो गया। और वह है क्या, वाज में आता है। वाज किस में है, प्राइमरी एक्सिलरीज में है। तो प्राइमरी एक्सिलरीज का खासियत क्या है कि वो मेन और हेल्पिंग दोनों वर्ब का इस्तेमाल करता है। वाज, और ये देखिए यहाँ पे वाज है ना, मेन वर्ब के तौर पे आता है और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी। मॉडल एक्सिलरीज हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आएगा और अपने बाद क्या लेगा, V1 लेगा। तो प्राइमरी और मॉडल में फ़र्क जान गया। अब मार्जिनल मॉडल जो है उसमें क्या होता है ना कि ये बोल रहा है कि अपने बाद नॉन फाइनाइट्स लेते हैं। अब नॉन फाइनाइट्स ऐसे वर्ब होते हैं जिन पे सब्जेक्ट का यानी नाउन या प्रोनाउन का असर पड़ता ही नहीं है, डू वर्ब का असर पड़ता ही नहीं है ना। तो ये कह रहा है कि इसलिए ये मार्जिनल और प्राइमरी मार्जिनल मॉडल एक्सिलरीज हैं वो मॉडल से और प्राइमरी से अलग हो जाते हैं, भिन्न हो जाते हैं। चलिए यूज ऑफ यूज्ड देखते हैं। यूज ऑफ यूज्ड में पहला ही लाइन लिखा हुआ है कि यूज्ड जो है वो डिफेक्टिव वर्ब का पास्ट फॉर्म है। तो अब ये डिफेक्टिव वर्ब क्या होता है, जो डिफेक्टिव वर्ब है ना वो आम वर्ब से अलग होता है। तो कौन कौन सा है वो, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, विल है, सेल है, वुड है और शुड है। ये सब का सब क्या है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स हैं। तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब को क्या बोला जा रहा है, डिफेक्टिव वर्ब। इसी डिफेक्टिव वर्ब का ये पास्ट फॉर्म है यूज्ड। तो वो उनको डिफेक्टिव क्यों बोला गया, डिफेक्टिव इसलिए बोला गया क्योंकि वो उनका V1 V2 V3 V4 V5 नहीं होता, उनका टेंसेज में इस्तेमाल नहीं होता है ना, इसीलिए उनको क्या बोला गया है, डिफेक्टिव वर्ब भी बोला गया है। मतलब मॉडल एक्सिलरीज का दूसरा नाम डिफेक्टिव वर्ब। अब देखिए ये बोल रहा है कि डिफेक्टिव वर्ब का पास्ट टेंस के तौर पे ये होता है क्या, यूज्ड, जिसका इस्तेमाल प्रेजेंट फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म में नहीं होता है। तो अब ये सेंटेंस क्या है, ही यूज्ड टू वॉक, वो टहला करता था, वो टहलता था, तो ये पास्ट में हो गया। ही यूज्ड नॉट टू वॉक, वो नहीं टहलता था, क्या वो टहलता था। अब देखिए सब में यूज्ड टू, यूज के बाद टू, यूज के बाद टू आया, तो वही बोल रहा है कि ये तीनों में सेम सा एक्सप्रेशन है और कब इस्तेमाल किया जाता है, इसको पास्ट में इस्तेमाल किया जाता है ना। अब देखिए कह रहा है कि यूज्ड का निगेटिव क्या होता है, यूज्ड नॉट टू भी होता है और डिड नॉट यूज भी होता है। वही उसका जो है इंटरोगेटिव होगा, वो डिड ही यूज टू भी लिखते हैं। अब बोल रहा है कि ये जो आते हैं कौन से मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स, वो अपने साथ वर्ब 1 लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वर्ब 1 लगाते हैं। और ये मॉडल वर्ब के रूप में यूज के बाद फुल फिनिटिव टू प्लस वर्ब 1 का अवश्य। अब यूज्ड ये वाला जो है यूज अपने साथ क्या लगाता है, टू प्लस, इसके साथ में क्या लगता है, टू प्लस वर्ब 1 है ना। और ये मेन वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए बोल रहा है कि यूज्ड टू जो है, यूज्ड टू को जब इसके बाद टू प्लस वर्ब 1 लगाते हैं, इसीलिए यूज्ड को इसके साथ यूज्ड सिर्फ नहीं बोलते बल्कि इसको यूज्ड टू के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए इसको यूज्ड जो है, यूज्ड जो वर्ड है उसको मेन वर्ब क्यों बोला गया, देखिए डिड ही यूज टू वॉक। अब यहाँ पे यूज क्या है, मेन वर्ब है, क्या आ रहा है, मेन वर्ब। डिड कब लगाते हैं, पास्ट फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे लगाते हैं, तो ये डिड आया। और यूज क्या हुआ, मेन वर्ब के तौर पे। अब टू वॉक क्या है, टू वॉक जो है वो इन्फिनिटिव का केस है, इसीलिए ये किस में आ जा रहा है, मार्जिनल मॉडल में आ जा रहा है ना। ये यूज्ड जो है, यूज्ड का इंटरोगेटिव सेंटेंस में बोला ना कि ऐसा भी लिख सकते हैं, यूज्ड ही वॉक भी लिख सकते हैं और यूज ही टू वॉक भी लिख सकते हैं।
मतलब यूज, सिर्फ यूज भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये मेन वर्ब के तौर पे आ जा रहा है, इसलिए ये मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो जा रहा है, इसलिए ये मार्जिनल मॉडल में इसको रखा गया है। अब इसको कह रहा है कि यूज का यूज जो एक वर्ड है वो लेक्सिकल वर्ब है। यूज जो शब्द होता है, यूज, ये जो लिखते हैं USE यूज, इस ये जो लेक्सिकल वर्ड है मतलब मेन वर्ब है, मतलब इसका V1 V2 V3 V4 V5 होता है, लेकिन इसका जो है V2 यूज्ड नहीं है। यूज्ड जो वर्ड है, यूज्ड, ये यूज का, इसका V2 नहीं है। समझ में आ रहा है? इसका वर्ब 2 नहीं है, वो अलग चीज है। ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है। इसका मतलब होता है उपयोग करना, जबकि इसका कोई मतलब नहीं होता है ना। तो ये दोनों अलग अलग चीज है। अब यूज्ड को यूज का पास्ट फॉर्म नहीं मांगे, ठीक है, वही वो 3rd नंबर पॉइंट में कह रहा था। इसमें पॉइंट नंबर ए है कि इसका मॉडल के रूप में एक पास्ट हैबिट या पास्ट सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए होता है। जैसे ही यूज्ड टू ड्रिंक बियर, वो शराब पिया करता था। आई यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सुबह टहलता था। बापू यूज्ड टू स्पिन एवरी डे, हर रोज बापू क्या करते थे? चरखा चलाते थे। मैंस लाइफ यूज्ड टू बी सिंपल, पहले जमाने की कोई बात बोली गई और उसके बाद बोला गया कि पहले जो जमाने में जो लोग थे उनका जिंदगी जो है काफी साधारण हुआ करता था। तो देखो ये सब में यूज्ड टू का इस्तेमाल हुआ है, और ये सब पास्ट में किसी सिचुएशन में का या हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए आए हैं। तो यूज्ड का कहाँ पे इस्तेमाल होता है ये हम लोग देख लिए ना। सेकेंड इसका यूज बोला जा रहा है कि इसका एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, एडजेक्टिव के तौर पे भी। पर जब एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा तो उसका मतलब हो जाएगा हैबिचुएटेड, या फिर कहने का मतलब है कि जो जब उसका हिंदी जो आएगा वो आएगा आदी हो गया है, अभ्यस्त हो गया है। अभ्यस्त मतलब अभ्यास कर कर के वो क्या हो गया है? एक्सपीरियंस्ड हो गया है। तो इसके सेंस में आएगा, ठीक है। तो वो कैसे होगा कि जब एडजेक्टिव के, अब इसके पहले बी, बिकम या गेट आए, या फिर इनके बाद प्रीपोजिशन टू और उसके साथ में नाउन या प्रोनाउन या जेरंड आए। अब क्या होता है कि जेरंड क्या होता है? जेरंड, पार्टिसिपल, ये सब शब्द जो है हम लोग नॉन फाइनाइट चैप्टर में पढ़ेंगे, जिन पर किसी सब्जेक्ट का, किसी डूअर का फर्क नहीं पड़ता है, उस पे उसके लिए उसको क्या बोलते हैं? नॉन फाइनाइट्स। तो यही जो है नॉन फाइनाइट्स का हिस्सा है। जैसे बोला गया आई एम यूज्ड टू नॉइज, तो आई एम यूज्ड टू नॉइज। अब यहाँ पे नॉइज भी आपको एक वर्ब लग रहा है, यूज्ड भी लग रहा है, आई एम भी लग रहा है। तो एम आया हेल्प करने के लिए, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है ना। इज़म आया था उसके अंदर। यूज्ड टू जो है ये क्या है? मार्जिनल मॉडल एक्जुलरी, क्योंकि ये यूज्ड ये यहाँ पे क्यों आया है? मेन वर्ब के तौर पे आया है। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या आता है? मेन वर्ब आता है, तो ये मेन वर्ब के तौर पे आया है। अब बोलेंगे टू नॉइज क्या है? तो देखिए आई यहाँ पे आए, या ही आए, या सी आए, या फिर ये सेंटेंस प्रेजेंट में ही क्यों ना हो जाए, लेकिन इस टू नॉइज पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस टू नॉइज पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसीलिए टू नॉइज है क्या? 2 + V1, इसको क्या बोलते हैं? विथ इन्फिनेटिव। और ये इन्फिनेटिव जो शब्द है वो नॉन फाइनाइट का हिस्सा है। तो इसके बारे में फिर से एक बार बता दें कि जो नॉन फाइनाइट्स होते हैं उन पे सब्जेक्ट का कोई असर पड़ता नहीं है। ये अलग ही वर्ब है, इनका अलग ही चैप्टर है। तो ये वर्ब नहीं है, बल्कि यहाँ पर टू नॉइज जो है वो नाउन के तौर पे आ रहे हैं। 2 + वर्ब 1 यहाँ पे नाउन के तौर पे आ रहा है। जैसे सवाल पूछा जाए आई एम यूज्ड टू व्हाट, तो टू नॉइज आ रहा है आंसर। मैं किसका आदी हूँ? तो हल्ला करने का, है ना। सी इज यूज्ड टू वर्किंग इन अ नॉइजी रूम, वो आदी है किसका? एक नॉइजी रूम, मतलब जिसमें हल्ला गुल्ला हो रहा है उसमें भी काम करने की वो आदी है। तो सी इज यूज्ड टू व्हाट? वर्किंग। सी इज टू वर्क व्हाट? वर्किंग इन अ नॉइजी रूम, एक हल्ला गुल्ला करने होने वाले रूम में काम करने की आदी है। तो काम करना, वर्किंग, WORKING, वर्किंग, ये क्या है? वर्किंग जो है वो नॉन फाइनाइट है, ठीक, जिसमें ING लगा हुआ है, जिसपे सी का और किसी भी टेंस का वर्ब का इसमें आवाज लगा दो तो भी वर्किंग पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो ये वर्किंग जो है नॉन फाइनाइट में आता है। देखो नॉन फाइनाइट में क्या क्या आता है? V4 भी आता है, 2 + V1 आता है ना, और एक और होता है पार्टिसिपल आता है ना। तो वो तीनों हम लोग नॉन फाइनाइट्स में पढ़ेंगे। तो सी इज यूज्ड टू मतलब आदी हो गई है,
माई सर्वेंट इज क्वाइट यूज टू हार्ड वर्क। अब यहाँ पे यूज टू जो है, यूज टू व्हाट, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। यहाँ पे हार्ड वर्क में हार्ड जो है वर्क जो है वो क्या आ रहा है, बेयर इन्फिनिटिव आ रहा है। बेयर इन्फिनिटिव मतलब जिसमें टू का जरूरत नहीं पड़ा है, मतलब बिना टू का एक वर्ब आया है, जिसको जो 2 + V1 होता है, एक सिर्फ V1 होता है। अगर इस पे सब्जेक्ट का या टेंस का असर नहीं पड़ेगा तो क्या बोलेंगे कि वो बेयर इन्फिनिटिव है, और 2 + 1 है तो वो विथ इन्फिनिटिव हो जाता है। वो थोड़ा सा चैप्टर अलग है, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा हुआ यहाँ पे समझने में, पर इतना समझ लेंगे कि यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे जब यूज्ड आता है उसका मतलब होता है हैबिचुअल या फिर आदि, अभ्यस्त हो गया है, ठीक है। तो हर एक सेंटेंसेज में देखिए उसी तरह से होगा। दे आर नॉट यूज टू राइजिंग अर्ली, वो लोग किस चीज के आदि नहीं है, सुबह उठने के आदि नहीं है। दे आर नॉट यूज टू व्हाट, राइजिंग अर्ली। तो यहाँ पे राइजिंग जो है RISING, राइजिंग, वो फिर से क्या आ रहा है, नॉन फाइनाइट का हिस्सा है। अब देखिए डेयर और नीड का पढ़ते हैं, ठीक है। नीड का मतलब क्या होता है, आवश्यकता या आवश्यकता पड़ना। और इसका इंग्लिश में क्या मीनिंग हो जाएगा, टू हैव, है ना, या फिर टू बी नेसेसरी। तो जब ये बोला जा रहा है टू हैव या टू बी नेसेसरी, है ना, और डेयर का अर्थ होता है साहस करना या हिम्मत करना। टू बी करेजियस या इनफ टू डू समथिंग, मतलब इतना साहस है, कुछ साहस होना, साहसी होना, या फिर मतलब इतना साहस होना कि कुछ करने के लायक हो। डेयर का ये अर्थ होता है। जैसे नीड और डेयर को है सेमी मॉडल या मार्जिनल मॉडल भी बोला जाता है। यानी मार्जिनल मॉडल का दूसरा नाम क्या है, सेमी मॉडल, है ना। ये अलग है बाकी सबों से, क्यों बताया जा चुका है इससे पहले। इसका मेन वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है ना, इसके लिए। चलिए डे और नीड इससे अलग होते हैं। ये जो मॉडल वर्ब्स हैं कैन, कुड, मे, माइट, इनसे अलग होते हैं। अब देखेंगे कि इनका निगेटिव कैसे लिख सकते हैं। निगेटिव में इनका नीड नॉट या नीड ऐसे करके, या डेयर नॉट या डेयर ऐसे करके, डेयरंट लिख सकते हैं। इंटरोगेटिव क्या होता है, नीड या डेयर आई, है ना। एग्जाम्पल, यू डिड नॉट गो देयर, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। तो देखिए नीड फिर नॉट फिर गो आया, है ना। तो देखिए नीड के बाद जब वर्ब 1 आया तो ये मॉडल वाला, इसके अंदर कुछ क्वालिटी आ गया, मॉडल वर्ब वाला। तो मॉडल वर्ब क्या होता है कि उनके बाद वर्ब 1 आता है, तो यहाँ वर्ब 1 आ गया। तो वही बोल रहा है, नीड और डेयर का मॉडल एक्सिलरीज के तरफ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि नीड सी गो देयर, क्या उसे वहां जाना चाहिए, है ना। आई डोंट सपोज ही नीड वियर अ कोट, मुझे नहीं लगता कि उसे एक कोट पहनना चाहिए। तो यहाँ पे डोंट सपोज ही नीड वियर अ कोट, नीड के बाद क्या है, वियर, वियर क्या है, वर्ब 1। उसी तरह इन सारे सेंटेंसेज में है। अब देखेंगे जो सेकंड पॉइंट है, नीड और डेयर का लेक्सिकल वर्ब। लेक्सिकल वर्ब को मतलब क्या बोलते हैं, मेन वर्ब या ऑर्डिनरी वर्ब। तो ये मेन वर्ब जो होते हैं, जैसे गो है, ईट है, लाफ है, रन है ना, इसको क्या बोलते हैं, मेन वर्ब। तो इन सबों का वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5 होता है। तो डेयर और नीड का भी हो सकता है, कहीं कहीं पे देखने को आएगा सेंटेंसेज में, एग्जाम्पल के तौर पे आगे पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल। इससे पढ़े क्या पढ़े थे कि डेयर और नीड का जो है मॉडल वर्ब के तौर पे इस्तेमाल, मतलब उसके बाद वर्ब 1 आता था, अब इसके बाद क्या आना चाहिए, ये खुद ही मेन वर्ब होना चाहिए। तो जब बोला गया ही नीड्स माई हेल्प, तो यहाँ पे उसे मेरी मदद चाहिए। तो ही नीड्स, उसे मेरे हेल्प की जरूरत है। तो नीड मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एक ही वर्ब आया है, तो ये नीड क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। इट डज नॉट नीड माई हेल्प। अब देखिए डू डज आता कहाँ पे है, डू डज आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। डू किसी के साथ आता है और डज किसी और के साथ आता है, मतलब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ आता है क्या, डू आता है निगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में। और बाकी सबों के साथ ही, सी, इट और दे, ही, सी, इट सिंगुलर नंबर के साथ क्या आता है, डज आता है। तो देखिए ही के साथ आया है डज, तो डज आया है टेंस बताने के लिए, वो हेल्प करने के लिए मेन वर्ब को कि वो किस टेंस का है। तो डज आने का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये मेन वर्ब नहीं है, ये एक्सिलरी वर्ब है क्या, डज, तो नीड क्या होगा, मेन वर्ब होगा, क्योंकि जब दो वर्ब्स आते हैं तो पहले वाला
क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। अब बाद वाला क्या होता है, मेन वर्ब होता है। और इसी मेन वर्ब को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब, है ना, या लेक्सिकल वर्ब, ठीक है। ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, तो यहाँ पे डज और फिर डेयर दो वर्ब आ रहे हैं। पहले क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, ये टेंस बताने में हेल्प कर रहा है। किसको, डेयर को। कब डेयर किया जा रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई टेंस है उसमें, है ना। अब एक ही शब्द है वो लेक्सिकल के तौर पे भी आ जा रहा है और मॉडल यानी कि एक्सुलरी के तौर पे भी आ जा रहा है। वही चीज को यहाँ पर एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि ही डिड नॉट गो देयर, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये क्या हो गया, मॉडल यानी कि एक्सुलरी वर्ब के तौर पे आ जा रहा है, क्योंकि ये पहले आ रहा है, बाद में गो आ रहा है। गो क्या है, वर्ब वन, और बोला गया है मॉडल एक्सुलरी का क्या खासियत है कि वही उसके बाद वर्ब वन आता है और वो वर्ब को असिस्ट करता है, मेन वर्ब को। ही डज नॉट नीड टू गो देयर, अब यहाँ पे नीड और क्या है, डज आया है। तो डज क्या है कि हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और नीड क्या है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, इसीलिए नीड यहाँ पर क्या हो गया, लेक्सिकल, है ना। अब टू गो किस में आता है, तो हम बता चुके हैं टू गो का इससे कोई वास्ता नहीं है ना, वो नॉन फाइनाइट्स में हम लोग देखेंगे। वहीं पे यहाँ पे भी कुछ उसी तरह का एग्जांपल है, ही कैन नॉट गो, ही डेयर नॉट गो, ही नीड नॉट नो, मॉडल के तौर पे, लेक्सिकल के तौर पे। लेक्सिकल का मतलब मेन और, ठीक है। जिस तरह से कैन का, कुड का, मे का, माइट का फॉर्म नहीं होता है, वर्ब 5 जो है नहीं होता है, उसी तरह से मॉडल के रूप में डेयर और नीड के साथ एस नहीं जुड़ता है। जब ये जो डेयर और नीड जो है मतलब उसका वर्ब 5 क्या होता है, नहीं होता है। जैसे ही डेयर्स नॉट गो देयर, कह रहा है कि जैसे मॉडल एक्सुलरीज का, कैन का, कुड का, मे का, माइट का, ये सब का क्या होता है, वर्ब 5 एस या एस इनके लास्ट में नहीं लगता है। इसी तरह से अगर ऐसा लिखा जाए तो वो गलत हो जाएगा, ही डेयर्स नॉट गो देयर, ऐसा लिखना जो है गलत हो जाएगा। तो ये सेंटेंस सही कैसे होगा, तो ही डज नॉट डेयर गो देयर, ही डज नॉट गो देयर ऐसे लिखेंगे, ही डज नॉट डेयर गो देयर, क्योंकि डज वहां पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आ जाएगा, तब जाके सेंटेंस सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ही डेयर्स नॉट गो देयर जो है वो गलत हो जाएगा। ही कैन्स नॉट गो देयर, ये ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे कैन में नहीं लगा सकते हैं, उसी तरह से डज और डेयर और नीड में भी नहीं लगा सकते। ही नीड्स नॉट गो देयर, तो ये सेंटेंस जो है वो गलत हो जा रहा है। ये तीनों का तीनों सेंटेंस गलत है, क्योंकि इनका वर्ब 5 नहीं होता है। तो वर्ब 5 नहीं होता है तो ये सेंटेंस सही कैसे होगा, तो इसको लिखेंगे ही डज नॉट नीड गो देयर, ही डज नॉट नीड गो देयर, मतलब डज के साथ नॉट लगाएंगे और नीड जो है अकेले इंडिपेंडेंट आएगा, ठीक है। लेकिन जब बोल रहा है कि ये मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किए जाएंगे, किसके तौर पे, मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किए जाएंगे। जब ये मॉडल वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किए जा रहे थे तो उसमें एस या एस नहीं लगेगा, क्योंकि मॉडल एक्सुलरीज का वर्ब फॉर्म होता ही नहीं है। वर्ब फॉर्म होता ही नहीं तो वर्ब 5 कहाँ से होगा, नहीं होगा। लेकिन जब लेक्सिकल वर्ब होगा, लेक्सिकल वर्ब जो होता है वो मेन वर्ब होता है, उसका V2 से लेके V5, V1, V2, V3, V5 होता है, तो इसका भी होना चाहिए, किसका, डेयर और नीड का। तो अब है ही डेयर्स टू गो देयर, ठीक है, ही डेयर्स टू गो देयर, अब ही के साथ डेयर्स लग गया। ही नीड्स माई हेल्प, हु नीड्स माई हेल्प। अब देखो इसमें और इसमें फर्क क्या है कि देखो इसमें जो है ना ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में सेंटेंस है, और इसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट में जब निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। अब नहीं किया है इसलिए ये क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। दूसरा तरीका ये समझने का, अब यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें नो, नॉट, नेवर या कोई सवाल पूछने जैसा कोई शब्द नहीं आया है ना। अब देखिए तीसरा वाला में हु नीड्स माई हेल्प, किसे मेरी मदद चाहिए। तो अब देखिए हु जो है ना ये प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन जो है उसके साथ क्या आया है, नीड्स आया है, तो इसके साथ ये चल जाएगा। अब हु एक अलग चीज है, ठीक है, उसके साथ यहाँ पे नीड का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। अब देख लिए कि ये कैसे अलग है इस बाकी सबों से, और इनमें इसका इन लोगों का क्या क्वालिटी होता है, तो ये हम लोग देख लिए। अब ये जो एक्सुलरी वर्ब जो चैप्टर है वो खत्म हो गया है। इन चैप्टर्स को करना क्या है, बार बार पढ़ते रहना है, ताकि हम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। इनको याद करने का तरीका बस एक ही है, इसको बार बार पढ़ते जाएंगे, ठीक है। बार बार पढ़ने से ये ज़बान पे अपने आ जाएगा। देखो कम्युनिकेशन का मतलब होता है जो हम लोग आमतौर पर कन्वर्सेशन करते हैं,
और कम्युनिकेशन जो चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, वो नॉर्मली हम लोग पूरा ग्रामेटिकली सही नहीं होता है। तो मतलब बोलने और समझने के लिए जितना हमको ग्रामर का ज़रूरत है वो तो हम लोग सीख ही गए हैं, जान ही गए हैं, बोल ही सकते हैं। लेकिन एक्यूरेटली अगर देखना हो तो धीरे धीरे वो बार बार सेंटेंसेस को पढ़ करके इनके एप्लीकेशंस यानी इनके यूजेस कहाँ कहाँ कैसे कैसे होते हैं वो देख करके हम लोग जान जाएंगे। चलिए इस चैप्टर को पढ़िए, और ये चैप्टर खत्म हो गया। आने वाले समय में इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस बनाए जाएंगे, इसको पढ़ लीजिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल